फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आए हैं अगली क्लास लेकर, जो कि हमारी क्लास चल रही थी वर्ल्ड जियोग्राफी पे। और इससे पहले हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और ब्रह्मांड कहते किसे हैं और ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे अगली क्लास पे, जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको कि आकाश गंगा क्या होती है और इसका निर्माण कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये सभी इन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, इससे पहले ब्रह्मांड के बारे में किया था, आज हम आकाश गंगा के बारे में करेंगे एंड नेबुला के बारे में जानेंगे। गैलेक्सी एंड नेबुला, आकाश गंगाएं और निहारिका के बारे में। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से हमारी भी एक आकाश गंगा है जिसका नाम मंदाकिनी है। देखिए दोस्तों, मंदाकिनी क्या है? जिस आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल तो आप जानते ही हैं, जो सूर्य का परिवार कहते हैं जिसे, वो क्या है, किस आकाश गंगा में स्थित है, तो वो उसका आंसर होगा मंदाकिनी। तो हम इसे थोड़ा विस्तार से लेते हुए चलेंगे, इसकी जो चीजें हैं मेन वो हम करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका नाम सबसे पहले आता है कि इसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। और ये आकार है इसका सर्पिला आकार कैसा है इसका? देखिए दोस्तों, ये सर्प की तरह है ना, सर्प यानी कि सांप की तरह। सर्प का मतलब सांप की तरह है ना। ये देखिए, ये कैसे सांप कैसे वो ऐसे गुंडली मार के बैठता है ना, उसी प्रकार से इसका आकार कैसा माना जाता है, सर्पिलाकार माना जाता है। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो आकाश गंगा है, इसके मध्य में यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण अनेक तारे हैं वो इसका चक्कर लगाते रहते हैं। क्या है दोस्तों, देखो इसके बीच में क्या है, एक केंद्र है और वहां पर एक गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक है, जिसके कारण अनेक तारे और गैसें इसका चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे आकाशगंगा कहते हैं। चलिए इसके भागों के बारे में जानते हैं कि ये कितने भाग होते हैं। देखिए, जो हमारी मंदाकिनी है, इसकी 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? इसकी 3 भुजाएं हैं। देखिए, आप देख भी रहे हैं 1, 2 एंड 3, 3 भुजाएं। तो दोस्तों, जो बाहरी भुजा है, यहां पर कहते हैं कि नए तारों का निर्माण होता है। यहां पर क्या होता है? नए तारों का निर्माण। यह भी माना जाता है कि सबसे ज्यादा अत्यधिक नए तारे कहां पर हैं, तो बाहरी जो भुजा है इसकी, किसकी, मंदाकिनी की जो बाहरी भुजा है, 3 भुजाओं में से बाहरी भुजा है, उसके अंदर क्या है, नए तारों का निर्माण होता है। और देखिए यहाँ पर कहते हैं कि नए तारे बनते रहते हैं, अनेक तारे। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर बन रहे हैं। आप ये देखिए, इसकी भी यहाँ पे भुजा है ना, और यहाँ पे इसकी भी एक भुजा है। यहाँ पर सिरे जो हैं, देखिए गौर से देखिए, जो ये सिरे हैं, यहाँ पर लगभग नए तारों का निर्माण होता रहता है। देखिए, जो नए सिरे हैं ना, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस के बादल हैं। यहाँ पर क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन गैस के बादलों से ही तारों का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस के बादल हैं। ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन बादल। ठीक है, हाइड्रोजन बादल के क्या है, यहाँ पर अनेक बादल हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, और उन्हीं से क्या बनते हैं, तारे बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए, जो हाइड्रोजन के बादल होते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। और वो क्या होते हैं, एक कहते हैं ना कि भंवर की तरह एक भंवर बनता है हाइड्रोजन बादल का। किसका? हाइड्रोजन बादल का एक भंवर बनता है। ठीक है, क्योंकि गैसें एक दूसरे की तरफ क्या हो रही हैं, आकर्षित हो रही हैं। वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही हैं, और बीच में दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर जो बीच में क्या होता है, नाभिकीय संलयन, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, बढ़ता रहता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
क्या होता है, नाभिकीय संलयन, हिंदी में कहूं तो नाभिकीय संलयन होता है किससे, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इससे क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिससे क्या हाइड्रोजन किस में बदल जाती है, हीलियम में। किसमें, हीलियम में बदल जाती है। जो हमारी हाइड्रोजन है वो क्या है, हीलियम में बदल जाती है और वो क्या है, मध्य में परिवर्तित होती रहती है और उससे क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, इनके तापमान निकलता है, ताप निकलता है, जिसे हम किसका रूप कहते हैं, जिसे हम एक तारा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तारा कहते हैं, यानी कि स्टार्स, एक स्टार का निर्माण हो जाता है। यहां तक उम्मीद आपको समझ में आई होगी बात। देखिए, चीजों को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी होता है। यह यदि हम किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो काफी चीजें समझना और उनको हल करना आसान हो जाता है। तो इसलिए जरूरी ये होता है हमारे लिए कि किसी भी चीज की हम क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बेस को समझें। यदि हम उसके बेस को समझ जाते हैं तो आसान रखना बड़ा आसान हो जाता है, और सॉरी, याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए, यहां तक आप नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से तारे के निर्माण की बात समझ गए होंगे। ठीक है, आगे मैं चलता हूं। देखिए, जब ये तारे का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इसका शुरुआती रूप होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, तारे का निर्माण हो गया है। ठीक है, यहाँ पर तारे का अनेक तारे बन रहे हैं, ये अपने निर्माण की प्रक्रिया में चल रहे हैं। एक आकाशगंगा में मैंने बताया था ना कि अरबों क्या होते हैं, तारे होते हैं। यहाँ पर क्या है, नए तारे हैं। अब नए जो तारे हैं, इनको नाम दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है भ्रूण तारा। क्या नाम, भ्रूण तारा। क्या नाम दिया जाता है, भ्रूण तारा है। इनके भी इसने क्या है, जन्म लेना शुरू किया है। जन्म पूरी तरह से नहीं, ये प्रक्रिया चल रही है, अभी तक हाइड्रोजन की प्रक्रिया चल रही है। तो ये क्या कहलाता है, भ्रूण तारा। इसे प्रोटोस्टार भी कहते हैं, इसे प्रोटोस्टार भी कहते हैं। ठीक है, और कितने नाम हो गए, पहला भ्रूण तारा, दूसरा प्रोटोस्टार, और इसके अलावा भी इसका नाम लिया जाता है आदि तारा। क्या कहते हैं इसे दोस्तों, आदि तारा, आदि तारा। जब तारे का निर्माण होता है, शुरुआती दौर पर नया तारा होता है, उसके हमने कितने नाम पढ़ लिए, भ्रूण तारा, प्रोटोस्टार, आदि तारा। ये सभी एक ही रूप है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप समझे कि यहाँ पर इसकी जो अंतिम भुजाएं होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको समझाता हूं, हमारे सूर्य की स्थिति अभी यहाँ पर है। जैसे ही तारे का समय बीतता है तो वो क्या है, अंदर की तरफ आ जाता है। और यहाँ पे आप समझिएगा, गौर से समझिएगा एक बात, तारे यहाँ पर चलकर नहीं आते। क्या है दोस्तों, तारे यहाँ पर चलकर नहीं आते, बल्कि जो हमारी मंदाकिनी है या कोई भी मंदाकिनी हो, मेरे कहने का मतलब है आकाशगंगा, कोई भी आकाशगंगा है, उसकी जो भुजाएं हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। कहने का मतलब इनका लगातार विस्तार हो रहा है। ये क्या है, इनका आगे विस्तार हो रहा है। यहाँ पर गैसें हैं, ये यहाँ पर क्या है, गैसें हैं। वो गैसें किस में बदल रही हैं, तारों में बदल रही है। वो किस में बदल रही है, यहाँ से वो तारों में बदल रही हैं, और ये आगे लगातार बढ़ रही हैं। ये भुजाएं आगे बढ़ रही हैं, न कि ये तारे। तो एक समय ऐसा आता है कि इनकी स्थिति सरकते सरकते क्या है, अंदर की तरफ आती जाती है। क्या है दोस्तों, इसकी स्थिति अंदर आती रहती है। किनकी, इन तारों की, किनकी, इन तारों की। और हमारा सूर्य कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा सूर्य यहां पर आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको काफी समय हो गया है। ठीक है, सूर्य की एज आपको पता हो दोस्तों, सूर्य की जो हमारे सूर्य की जो एज है, हाँ, सूर्य की, हमारे सूर्य की एज है 4.7 लाख अरब वर्ष। सॉरी, मैं गलत बोल गया। मैं आपको, हाँ, अरब वर्ष, 4.7 अरब वर्ष, कितनी हमारे सूर्य की आयु। देखिए दोस्तों,
क्योंकि ये आगे की तरफ भुजाएं बढ़ती रहती हैं, ठीक है, इसलिए इसकी स्थिति अंदर आती रहती है। अब देखते हैं कि जो तारे होते हैं इनकी अवस्थाएं कितनी होती हैं इन तारों की, क्योंकि हम अभी तो तारों की बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, कि इनकी अवस्थाएं कैसे होती है, क्योंकि तारे इस मंदाकिनी का ही भाग है ना, इसलिए हम तारों की अवस्थाओं के बारे में क्या है समझ लेते हैं। देखिए ये मैं मिटा देता हूं। शुरुआत में तारा क्या था, एक भ्रूण तारा था। समय बीतता है, देखिए समय बीतता है और आपको पता है जो इस प्रकृति में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी चीज हो जो इस प्रकृति में है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो तारे की भी मृत्यु होती है। वो कैसे होता है वो मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, इन चीजों को क्या आपको ध्यान से समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए एक बार नहीं समझना, इनके एक बार समझने के बाद आप हमेशा जीवन भर के लिए इस बात को समझ सकते हैं। और आपको अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा। यदि आप बिना समझे इनको याद रखने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से आप गलत करते हैं। आप इनको समझिए और एक बार समझने के बाद आपको मेरा वादा है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार समझने के बाद हमें दोबारा इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ देखिए एक बार देखने की मतलब क्या है, सरसराही निगाह से देखने की तो जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है ना कि प्रकृति ने ऐसा बनाया है इसको कि जो चीज हमें क्या है ध्यान में रखनी होती है वो बाद में धीरे धीरे क्या है हमारे दिमाग में से निकलती भी है और हम भूलते भी हैं। यदि देखिए दोस्तों हम चीजों को भूलेंगे नहीं, यदि हम चीजों को भूलेंगे नहीं तो हमारा जीवन आसान भी नहीं हो पाएगा। वो कैसे, देखिए जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जो हमारे लिए काफी घातक होती हैं, और उन परिस्थितियों को भूलना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसलिए जो भूलने की जो हमारी बीमारी है ये हमारे लिए अच्छी है। ये क्या है, अच्छी है, ये बुरी नहीं है, क्योंकि हमें बुरी चीजों को भुलाना भी जरूरी होता है। तो ये सामान्य बात है, हम भूलते हैं, लेकिन एक बार हमने अच्छे से की हुई चीज है। देखिए आप अपने जीवन के बेहतरीन मोमेंट को नहीं भूलते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हम हमारे साथ हमने उनको जिया है। इसी प्रकार हम इनको समझ कर इनको जिएंगे। ये कैसे होता है, कल्पनाएं अच्छी करेंगे तो जियोग्राफी है, भूगोल है, वो बड़े आसानी से आपको आएगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इनकी अवस्थाओं के बारे में, तारों की अवस्था क्या होती है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब ये हाइड्रोजन से हीलियम में बदलते हैं तो एक समय आता है ये हाइड्रोजन क्या है हीलियम में परिवर्तित हो रही है, और इसके कोर में क्या है हीलियम की मात्रा बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है ना, ये ज्यादातर हीलियम को ही बना रहा है, हीलियम में परिवर्तित हो रही है तो हीलियम की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। तो जब इसके अंदर हीलियम की मात्रा बढ़ जाएगी, जो हमने किया था कि नाभिकीय जो संलयन की प्रक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रक्रिया है वो बंद होने लगेगी, है ना। अब कोर में क्या हो जाएगी, आप समझिएगा, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया थी वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कोर में बंद होने लग जाती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद होगी तो जो ऊर्जा निकल रही थी वो ऊर्जा कहां से निकल रही थी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण निकल रही थी, तो वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। वो बंद होगी, स्वाभाविक से इसका तापमान कम होने लगेगा, ठीक है। तो जो बाहरी परत है यहाँ पर जो क्या बन रही थी, ऊर्जा बन रही थी, ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम होगी, ठीक है, और इसका कोर क्या हो गया, बड़ा हो गया, किसका, हीलियम में परिवर्तित हो गया। और हीलियम क्या होता है, भारी पदार्थ होता है, ठीक है। तो जो इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल की जो शक्ति थी, ठीक है, वो भी क्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्या होगा, जिसके अंदर आकर्षण की जो गति बनी हुई थी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, वो भी कम हो जाएगी। एक तारे की अवस्था मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। यदि आप इसको एक बार में ना समझ सकें तो वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा, मतलब बड़ा ही आसान हो जाएगा। अगर आप वीडियो को 2 या 3 बार देख लेते हैं आपके लिए बड़ा आसान होगा समझना, इन चीजों को एक बार समझना बस, ठीक है। क्या हो जाता है, यहाँ पर हीलियम की मात्रा बढ़ गई है और जो ऊर्जा थी वो अब निकलना बंद हो गई है, इनके कम हो गई है, बिल्कुल बंद नहीं हुई। बाहर देखो
कोर के बाहर थोड़ा बहुत यहाँ पर चल रही है प्रक्रिया, ठीक है, लेकिन थोड़ी मात्रा में है, जो इसको आकर्षित एक जगह नहीं रख पाएगा, क्योंकि इसके बीच का जो आकर्षण बल था वो कम हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं बता रहा था आपको, हीलियम है वो भारी पदार्थों में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, और जिसके कारण क्या होगा, जो भारी परत है वो ठंडी होना शुरू हो गई, ठीक है, और उसका जो रंग है वो भी परिवर्तित हो गया, ठीक है, इसका रंग भी क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, और वो किस रंग का हो गया, बाहरी हिस्सा, ठीक है, वो किस रंग का हो गया, लाल रंग का। बाहरी हिस्सा किस रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। देखिए दोस्तों, लाल रंग का आप देखेंगे कि जो चीज अत्यधिक गर्म है, जिसका तापमान ज्यादा है, तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है। कहने का मतलब, जब तारा अपने शुरुआती अवस्था में होता है, उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है और वो नीले रंग का होता है। शुरुआती रंग, देखो रंगों पे मैं बता देता हूँ, शुरुआती जो रंग होता है इसका नीला होता है, इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। देखिए लाल है जो तारे की अंतिम अवस्था होती है, और नीला रंग होता है ये शुरुआती अवस्था होती है। क्या दोस्तों, जो नीला रंग है वो क्या होती है, इसकी शुरुआती अवस्था, और लाल इसकी अंतिम। हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि इसका रंग कैसा हो गया, लाल, क्योंकि बीच में क्या हो गया, जो हीलियम की मात्रा बढ़ गई है, हाइड्रोजन बनना कम हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इसको है ऊपरी परत को ये अपने तरफ आकर्षित नहीं रख पाएगा। तारा क्या है, क्योंकि बीच में जो न्यूक्लियर फ्यूजन था और जिसके कारण आकर्षण बल अत्यधिक लग रहा था वो कम हो गया, तो ये ऊपरी परत को अपने पास नहीं रख पाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये उसको छोड़ देगा, भारी परत को क्या कर देगा, छोड़ देगा। कहने का मतलब इसमें विस्फोट होगा, क्योंकि भारी दबाव लगेगा ना इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा, एक बड़ा विस्फोट होगा, ठीक है, क्या होगा, बड़ा विस्फोट होगा। इसे कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। आपने सुना भी होगा, कुछ जो इसे पहले कर चुके हैं थोड़ा बहुत वर्ल्ड जियोग्राफी, उनको पता है कि सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है। इसे कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। कहने का मतलब, तारे में जब पहली बार विस्फोट होता है किसी तारे में, आप ऐसे समझिएगा इसको कि तारे में ठंडा होने के बाद जब वो लाल रंग में परिवर्तित होता है, तो उसके बाद जो पहली बार विस्फोट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, है कि सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिससे बहुत ज्यादा शोर होता है, इसीलिए इसको सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अब देखिए, जो इससे पहले की जो स्थिति थी, जब ये लाल था, क्या, जब ये लाल था, कौन, ये तारा, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेड जायंट। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे रेड जायंट, इसे कहा जाता है रेड जायंट। तो अब रेड जायंट में विस्फोट हो गया है, तो स्वाभाविक सी बात है इसके बीच वाला हिस्सा बचेगा, है ना, स्वाभाविक सी बात है ना, साधारण सी बात है। ऊपर वाली जो परत थी वो नष्ट हो गई है, और अब इसके अंदर क्या बची है, बीच वाला हिस्सा बचा है, ठीक है। वो क्या है, वो हीलियम है, यानी कि वो भारी पदार्थ है, ठीक है। भारी पदार्थ होने के कारण उसका तापमान बहुत ज्यादा है। उसका तापमान कैसा है, अत्यधिक है। बीच वाले का तो तापमान बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि अभी तक वो ठंडा तो नहीं हुआ ना। इस देखो, ये प्रक्रिया चलने में अरबों वर्ष लगते हैं, अरबों वर्ष लगते हैं। बीच वाला जो हिस्सा बचा है, समझिएगा तो, ठीक है, बीच वाला हिस्सा जो बचा है उसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। अब देखिए यहां पर है ना, मैंने बनाया यहाँ पे, यानी कि जो देखो, ये जो बाहरी हिस्सा है, जो ये बाहरी हिस्सा, ये तो विस्फोट हो गया था, ये रेड जायंट था, ये क्या था, रेड जायंट था, ठीक है। विस्फोट होने के बाद ये किस में परिवर्तित होगा, ये बीच वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये हीलियम है,
हीलियम का कोर है, कहने का मतलब जो ये सूर्य है, ये जो तारा है, इसका ये कोर है, ठीक है। तो ये व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। देखिए व्हाइट ड्वार्फ से संबंधित भी एक नियम जुड़ा हुआ है। आपने चंद्रशेखर सीमा के बारे में सुना हो? जो नए नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ध्यान से सुनिएगा। व्हाइट ड्वार्फ की मैं बात कर रहा हूं, जो थोड़ा सा हम व्हाइट ड्वार्फ की डिटेल में चल रहे हैं। देखिए जो व्हाइट ड्वार्फ है वो कहते किसे हैं वो मैंने बता भी दिया है, लेकिन इसके लिए एक सीमा निर्धारित की गई थी जिसे कहा गया चंद्रशेखर सीमा। अब ये चंद्रशेखर सीमा क्या थी? ये सूर्य के द्रव्यमान से तुलना करके, क्या सूर्य के द्रव्यमान से तुलना करके, ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ की अवधारणा पेश की गई थी। क्या? सूर्य के द्रव्यमान से तुलना करके व्हाइट ड्वार्फ की अवधारणा पेश की गई थी, जिसे क्या कहा गया? चंद्रशेखर सीमा। यानी कि जो द्रव्यमान की सीमा, व्हाइट ड्वार्फ के जो द्रव्यमान की सीमा है, जो कि सूर्य के, देखो व्हाइट ड्वार्फ की सूर्य के 1.44 गुना, जो व्हाइट ड्वार्फ है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना होता है। क्या? व्हाइट ड्वार्फ। जो ये हिस्सा बचता है, सॉरी, इससे जो, हाँ, जो ये हिस्सा बचता है इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट ड्वार्फ। देखो चंद्रशेखर सीमा इसे क्यों कहा गया? ठीक है, देखिए चंद्रशेखर सीमा इसे इसलिए कहा गया क्योंकि भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। कौन थे? भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल शास्त्री थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्होंने ही ये जो द्रव्यमान की जो अवधारणा है, यानी कि लिमिट ऑफ मास जो है, इन्होंने पेश किया था। और वो क्यों किया था? वो जब ये व्हाइट ड्वार्फ का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर इसका नाम भी क्या पड़ गया? चंद्रशेखर सीमा। ये असल में क्या होता है? द्रव्यमान होता है, जिसे इंग्लिश में मास कहते हैं। मास, सोलर मास, इनके सूर्य का द्रव्यमान, सोलर मास, ठीक है, ओके। एस एम, शॉर्ट में इसको एस एम लिख देते हैं, एस एम, सोलर मास, ठीक है। इसे कहा गया चंद्रशेखर सीमा। तो ये क्या होगा? सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 या फिर उसके बराबर सूर्य के, ठीक है। तो इसे कहा गया व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है दोस्तों। मैं मिटा रहा हूं इसको। देखिए व्हाइट ड्वार्फ के बाद भी इसकी एक परिस्थिति आती है, हाँ, व्हाइट ड्वार्फ। देखिए जो व्हाइट ड्वार्फ है ये भी तो ठंडा होगा ना, मैंने कहा ये अरबों वर्ष लगते हैं। तो ये ठंडा होकर किस में बदलता है? ये ठंडा होकर कोई भी चीज किस रंग की हो जाती है? कोई भी ज्वाला में जलने के बाद क्या क्या किस रंग का हो जाएगा? वो काले रंग का हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है ना, वो काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहा गया ब्लैक ड्वार्फ। किसे कहते हैं? ब्लैक ड्वार्फ। दोस्तों ड्वार्फ क्या है? ड्वार्फ मतलब इसे वामन कहते हैं। वामन यानी कि ये तो है सफेद वामन, ऊपर वाला व्हाइट ड्वार्फ सफेद वामन, और ये काला वामन। ये क्या होता है? काला वामन। अब वामन क्या है? वामन राक्षस होता है। वामन क्या होता है? राक्षस होता है, जिसे हम राक्षस कहते हैं, वामन, है ना। आपने विष्णु का वामन अवतार देखा होगा, है ना, तो वो वामन अवतार में आते हैं। तो मतलब ये क्या है? एक वामन की तरह हो जाता है, ठीक है, मतलब एक दानव, वामन, राक्षस, ठीक है, कैसे? तो हमने बात की कि जो व्हाइट ड्वार्फ है वो किस में बदलेगा? ब्लैक ड्वार्फ में बदलेगा, ठीक है। तो यहां तक हमने बात की। ये तारे की परिस्थितियां मैं बता रहा हूं, है ना। मैंने ये भी बताया कि शुरुआत में वो क्या कहलाता है? भ्रूण तारा। भ्रूण तारे के बाद वो एक पूर्ण तारा होता है ना। और पूर्ण तारे के बाद फिर वो नष्ट होता है, वो रेड जायंट में बदलता है। रेड जायंट मैंने बताया, रेड जायंट के बाद वो व्हाइट ड्वार्फ में, ठीक है ना। यहाँ तक परिस्थितियां बताई। अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं न्यूट्रॉन स्टार की।
ठीक है दोस्तों, हम अब क्या करेंगे, न्यूट्रॉन स्टार की बात करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो ये है ये सूर्य मान सकते हैं, सूर्य का आकार, सूर्य का आकार। ठीक है दोस्तों, अब ये सूर्य के आकार से कितना बड़ा, आप देखिए बहुत ज्यादा बड़ा है ना। तो यदि इसका द्रव्यमान क्या है, बहुत ज्यादा है। इसका क्या है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। दोस्तों द्रव्यमान क्या आप दो द्रव्यमान समझते हैं? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप द्रव्यमान समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए द्रव्यमान किसी भी वस्तु, मैं आपको समझाऊं कि किसी भी वस्तु के स्थान घेरने की जो वस्तु होती है कि वो कितना स्थान घेर सकती है, या वो कितना आकार उसका कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो उसी मतलब द्रव्य की पदार्थ की मात्रा उसके अंदर कितनी है, इस आधार पर आप उसको समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए कि ये एक मेज है, ठीक है। मान लीजिए मैं द्रव्यमान को समझा रहा हूं आपको, थोड़ा द्रव्यमान के बारे में, ताकि आपको पता हो ना कि द्रव्यमान क्या होता है ना। मैं अब द्रव्यमान कितनी बार बोल चुका हूं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए होता है। मान लीजिए कि ये मेज है, ठीक है। ये कितना लंबा और चौड़ा है, इसकी मोटाई कितनी है, ठीक है। इसके अंदर कितना पदार्थ है यहां तक, ठीक है। यही इसका द्रव्यमान है, यही इसका क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। इसी के बदले में हम मान लीजिए एक छोटी ईंट मान लेते हैं, ये ईंट है। अब देखिए दोस्तों द्रव्यमान इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई इससे कम है ना इसकी, तो इसका द्रव्यमान क्या माना जाएगा, कम माना जाएगा, ठीक है ना। तो यही द्रव्यमान होता है कि वो कितना बड़ा लंबा चौड़ा है, तो वही उसका द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। भार अलग चीज है, वो मैं फिर कभी आपको पूरा एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा द्रव्यमान और भार को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उचित नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी कर रहे हैं ना, तो हो सकता है तो आप कहीं और देख लीजिएगा कि द्रव्यमान होता क्या है। वैसे मैंने समझाने की कोशिश तो की छोटी सी। देखिए हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन स्टार। देखिए इसका आकार, ये भी एक प्रकार का तारा है। पहले तारे की स्थिति है। देखिए तारे छोटे या बड़े हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, तारे छोटे या बड़े हो सकते हैं। तो इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अत्यधिक है, या फिर हम ये कहें कि 1.44 द्रव्यमान से कितना, 3 गुना अत्यधिक होने पर, ये क्या है, 3 गुना 1.44 द्रव्यमान से, इनके चंद्रशेखर लिमिट से 3 गुना अत्यधिक। क्या है दोस्तों, चंद्रशेखर लिमिट से 3 गुना अत्यधिक है। देखिए क्योंकि मैं आपको कारण बताता हूं ये बड़ा क्यों है। इसका केंद्र ही इसके द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी है। इसका देखिए जो केंद्र है यानी कि कोर है, वो क्या है, बड़ा है, इसलिए उसके अंदर आकर्षण बल भी अत्यधिक है, और उसने क्या है, अपने आसपास की चीजों को ज्यादा समेटे हुए है वो, ठीक है। क्योंकि उसका कोर बड़ा है तो वो अपनी चीज जो आसपास की चीजें उसको अत्यधिक क्या है, आकर्षित किए हुए है, समेटे हुए है, ठीक है। इसका कोर देखिए आपका, इसका कोर क्या है, छोटा है, इसलिए ये कम उनको समेट पाता है। इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि उसको कम ज्यादा समेट पाए। तो इसके अंदर क्या है, उसके कोर की मात्रा कम है। तो अब देखिए जब इसके अंदर विस्फोट, तो इसके अंदर भी होगा, ठीक है। जब इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी तो बाहर वाली चीजों को ये संभाल नहीं पाएगा, ठीक है। विस्फोट तो इसके अंदर भी होगा। तो देखिए जब इसके अंदर विस्फोट हो जाएगा, ये तो बदला इसमें व्हाइट ड्वार्फ में, और ये बदलेगा न्यूट्रॉन स्टार में। ये छोटे से रूप में इसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन स्टार इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बड़ी तेज गति से न्यूट्रॉन्स क्या है, गति कर रहे होते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। और माना जाता है कि जो इसका ग्रेविटी ऑफ मास जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जिस कारण क्या है, ये बड़ी ही तेज गति से ये घूमता है,
ठीक है, और बड़ी तेज गति से घूमता है, इसलिए इसको क्या है, न्यूट्रॉन स्टार या फिर पल्सर स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पल्सर स्टार भी कहते हैं, पल्सर स्टार। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन स्टार को ही क्या कहते हैं? पल्सर स्टार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही न्यूट्रॉन स्टार के बाद ये क्या है, कहां चला जाता है? ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। न्यूट्रॉन स्टार समझे दोस्तों आपको? ठीक है, तो ये तो थी तारे की अवस्थाएं। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार के बाद एक किसमें बदलेगा? ये कृष्ण बीवर में बदल जाता है। न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर भी कहा गया है। अब देखिए, हम फिर से मंदाकिनी के ऊपर आते हैं। तारों की स्थिति हमने समझ ली है, मंदाकिनी की बात करते हैं। देखिए, जो मंदाकिनी है, मैंने आपको शुरू में बताया, इसकी 3 भुजाएं हैं और एक इसका केंद्र है। इसका एक क्या है? केंद्र है। ठीक है, इसका जो केंद्र है, इसको कहा जाता है बल्ज। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है बल्ज। ये जो इसका केंद्र है, ये कहलाता है हमारा बल्ज। और इसी बल्ज के अंदर देखिए, जो इसका केंद्र है, इस बल्ज के अंदर ही क्या है? ब्लैक होल है, ब्लैक होल। ओके दोस्तों, अब देखिए, क्योंकि मैंने कहा इसकी भुजाएं लगातार क्या करती रहती हैं? आगे आती रहती हैं, यानी कि वृद्धि करती रहती हैं। और ये वृद्धि वाला जो नियम है वो मैं पहले आपको बता चुका हूं, इसलिए अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब देखिए, इसकी स्थिति यहां पर आ गई है, और ये क्या है? ये हमारा सूर्य है। ये क्या है? हमारा सूर्य है, यानी कि ये हम यहां पर क्या है? हमारा सौर मंडल है। कहने का मतलब ये है कि ये इसकी पहली भुजा है, ये दूसरी है, और ये क्या है? तीसरी है। ये मध्य वाली है, अंत वाली है। देखिए, मध्य में कौन सी है? ये है। ठीक है ना? तो हमारा जो सूर्य है, यानी कि सौर मंडल है, वो मंदाकिनी के किस भुजा में है? वो है मध्य भुजा में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो सौर मंडल है मंदाकिनी के किस भुजा में है, तो वो कहां पर होगा? मध्य भुजा में। ये है। ठीक है दोस्तों, हाँ, देखिए, जो सूर्य के सबसे नजदीकी जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सूर्य के अलावा ये मान लीजिए यहां पर है, कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नजदीकी जो तारा है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीकी जो तारा कौन सा है, तो वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए, एक और तारे का नाम आता है, वो आता है सीरीज, जिसे हिंदी में साइरस भी आता है, साइरस। ठीक है, तो ये जो साइरस है वो हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। क्या है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सिरिस या साइरस। कौन सा है? सिरिस या साइरस हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, देखिए, अब हम बात करते हैं निहारिका की। निहारिका किसे कहते हैं? मैं मिटा रहा हूं ये। ठीक है, बात करेंगे किसकी? निहारिका की। सूर्य की स्थिति आपको पता चली, यहाँ पर ये मैंने सूर्य बनाया छोटा सा। ठीक है, आपके समझने के लिए। हाँ, नेबुला की बात करते हैं, यानी कि निहारिका। अब क्या किसकी बात करेंगे? निहारिका। देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन के जो गैसों का धुआं जो दिखाई देता है हमें आकाशगंगा में, ठीक है, यहाँ पर क्या है?
हाइड्रोजन के बादल हैं, उसी को निहारिका कहा गया। ठीक है, उसे निहारिका कहा गया है। और एक नाम आता है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला, देखिए दोस्तों, क्या है कि स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन नाम सही है ओरियन नेबुला। हिंदी में लिखता हूं मैं ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? ठीक है, निहारिका का तो मैंने स्वाभाविक सी आपको परिभाषा बताई कि एक हाइड्रोजन गैस का बादल होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा का यानी कि मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीला भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? ओरियन नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला और शीतल भाग क्या है? ओरियन नेबुला कहलाता है। ठीक है, अब ओरियन नेबुला के बाद आते हैं हम मिल्की वे। देखिए मिल्की वे भी यही है। ठीक है, जो इसे मिल्की वे भी कहते हैं, मिल्की वे। ठीक है, जो आकाश गंगा सी दिखाई देती है हमें आकाश में। एक निहारिका, एक आपने देखा होगा, एक हमें पथ सा दिखाई देता है। आपने आकाश में रात को देखा होगा, चमकता हुआ एक ऐसे पथ सा दिखाई देगा, जिसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहते हैं, या जिसे कहते हैं, हाँ, एक आकाश गंगा तो ऐसे ही कहा है, इसको मिल्की वे कहा जाता है इसको। ठीक है, ये मिल्की वे, ये इसका नाम। जो कि देखिए इसकी स्थिति लगभग यही, भुजा जो है, एक भुजा दिखाई देती है। जो मिल्की वे होता है, ये असल में हमारी आकाश गंगा इनके मंदाकिनी की एक भुजा है, जो हमें पृथ्वी से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये है क्या है? मिल्की वे कहलाता है। दोस्तों एंड्रोमेडा, हाँ देखिए, हमारी आकाश गंगा के सबसे जो नजदीकी आकाश गंगा है, उसको क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा कहते हैं। कौन सी? देखिए, हमारी ये आकाश गंगा है, मान लीजिए, मानने के लिए कि, और हमारे सबसे नजदीकी जो आकाश गंगा दिखाई दे रही है, वो क्या है? एंड्रोमेडा है। और ये हमारी आकाश गंगा से कितनी दूर है? 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या है? एक ब्रह्मांडीय दूरी को मापने की एक इकाई है। ठीक है, जो प्रकाश के आधार पर मापी जाती है। तो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर जो आकाश गंगा दिखाई देती है, वो हमारी क्या है? एंड्रोमेडा है। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर जो मैंने बल्ज बताया था, बल्ज के अंदर ही ब्लैक होल है, और अंत में सभी तारे के हैं, कहां पर समा जाते हैं? ब्लैक होल में समा जाते हैं। तो ये मोटी मोटी जानकारी हमारी आकाश गंगा के बारे में थी। ठीक है, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आगे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में समझेंगे, और जो सूर्य की जो परतें हैं उनको भी हम ध्यान से देखेंगे कि सूर्य के अंदर कितनी परतें होती हैं, सूर्य का व्यास कितना है, और इसके ग्रह कितने हैं, उन ग्रहों के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।